हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारी हिंदी की क्लास 6 होने वाली है, जिसमें आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा समास हम ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ेंगे। इसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, जितने भी होते हैं सारे के सारे जितने भी समास हैं हम सारा का सारा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। ऐसे ट्रिक कि आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा समास है। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, समास समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज को छोटा करना। जैसे हमारा है कि राजा का पुत्र, यानी हमारा जो शब्द है राजा का पुत्र, तो उसको हम छोटा करके क्या लिख सकते हैं? राजपूत। राजपूत यानी जो राजा के पुत्र को छोटा किए उसी को हम क्या कहेंगे? राजपूत कहेंगे। और जो राजपूत हो जाएगा, ये संक्षिप्तीकरण हो गया इसका, राजा का पुत्र का। और जो ये संक्षिप्तीकरण होता है इसी को हम समास कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी व्याकरण में समास का अर्थ होता है छोटा रूप। किसी भी चीज का छोटा रूप, उसको भी हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। और देखिए, दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। ये तो हमारी समास का डेफिनेशन हो गया। ठीक है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, और दूसरा चीज होता है कि छोटा रूप। किसी भी वाक्य का छोटा रूप, किसी भी दो शब्दों का छोटा रूप, यानी दो शब्दों को एक में मिला के बोल दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? तो टोटल समास के 6 भेद होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए कौन कौन से 6 भेद होते हैं। एक होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है अव्ययभाव समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास, और छठवां होता है द्विगु समास। ये जितने के जितने 6 समास हैं, यही समास के भेद हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप बताइएगा कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में, कि हमारा जो द्वंद्व समास है इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये सब कुछ हम किससे पहचानेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ पहचानेंगे। ठीक है। सब कुछ आज हम ट्रिक के आधार पर हमारी क्लास होगी। और देखिए, द्वंद्व समास का सबसे पहले डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि दोनों पद प्रधान होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है? तो आपका वहां पे हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। इसमें अथवा, और, एवं ये सब शब्द बीच में आते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, द्वंद्व समास का जैसे ये क्या नाम है, उदाहरण दिया हुआ है। जैसे भाई बहन, एक मिनट, भाई बहन, गंगा जमुना, पाप पुण्य, खरा खोटा, आगे पीछे, ये सारे के सारे किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी? हमारी ट्रिक इसमें यही लगेगी कि जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की ट्रिक है कि बीच में संयोजक चिन्ह आएगा। ठीक है। क्या रहेगा? बीच में संयोजक चिन्ह आएगा। और दूसरी चीज, संयोजक चिन्ह आने के साथ साथ जो दो शब्द रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? विलोम रहेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। हमारा द्वंद्व समास का ये पहचान है। ठीक है, कि बीच में हमारा संयोजक चिन्ह आएगा और जो दोनों शब्द रहेंगे, जैसे भाई है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? बहन। यानी भाई का विलोम बहन होता है और बहन का विलोम भाई होता है, यानी ये एक दूसरे के विलोम रहेंगे। और दूसरी चीज, विलोम तो रहेंगे और उसके साथ साथ इसमें संयोजक चिन्ह भी लगेगा। देखिए, गंगा जमुना, इसमें संयोजक लगा हुआ है कि नहीं? अगर कहीं पे संयोजक लगा हुआ है और दोनों शब्द विलोम है तो आपको वहां पे द्वंद्व समास लगाना है। ठीक है। जैसे भाई बहन, भाई, यानी अब इसको हम विस्तार रूप से करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? कि भाई और बहन। ठीक है। यानी ये और शब्द आया, इसी का लोप हो गया यहां पे। इसी का जब लोप हुआ तो और की जगह पे हमारा क्या लग गया? संयोजक चिन्ह लग गया। ठीक है। संयोजक चिन्ह लग गया, और भाई जो था, भाई का अपोजिट क्या हो गया? बहन, और बहन के अपोजिट भाई। यानी कुल मिला के द्वंद्व समास में हमारा यही एक ट्रिक है कि इसमें बीच में संयोजक चिन्ह आएगा और उसके साथ साथ विलोम शब्द आएंगे। ये जितने भी दो शब्द रहेंगे ये एक दूसरे के विलोम रहेंगे। ऐसे ही गंगा जमुना, गंगा जो है शब्द, इसमें बीच में संयोजक लगा हुआ है। पाप पुण्य में भी संयोजक है, खरा खोटा में भी संयोजक है, आगे पीछे में भी संयोजक है। ठीक है।
देखिए पाप और पुण्य, पाप होता है, ठीक, और इसका विलोम जो हो जाएगा वो हमारा पुण्य हो जाएगा। खरा का विलोम हो जाएगा खोटा, आगे का विलोम हो जाएगा पीछे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हम द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास सबसे आसान है। देखिए इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेष होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। आपको ऐसे दे देगा कि वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, तो आपको लगाना है द्विगु समास। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन द्विगु समास में बाद का पद प्रधान होता है और पहला पद हमारा संख्यावाची होता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज इसमें है कि ये संख्यावाची होता है द्विगु, ठीक। जैसे यहां पे देखिए पंचवटी, ठीक है, पंच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पंच में 5 आ रहा है, तो ये संख्यावाची है। संख्यावाची क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। चौराहा, कितने रहा, चौराहा, चौराहा मतलब 4, यानी 4 राह, तो इसमें भी शब्द आया ना, संख्या आ रही है, तो जिसमें भी संख्या आएगी वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। यहीं पे देख लीजिए दूसरा है दोपहर, यानी 2 फिर पहर, कितने पहर, 2 पहर, तो ये जो 2 शब्द आया संख्यावाची है ना, तो पहला पद अगर संख्यावाची है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें दुपट्टा, दुपट्टा, दु मतलब 2, दु मतलब होता है 2, ये 2 आ गया, 2 क्या हो गया, संख्यावाची है, और संख्यावाची जहां भी होगा वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है नवग्रह, नवग्रह भी संख्यावाची है कि नहीं, नवग्रह, इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, तो जो नवग्रह है ये संख्यावाची है, और जैसा संख्यावाची होगा तो वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो तो बहुब्रीहि समास होगा। एक और चीज, जैसे ये द्विगु समास में एक है कि पहला पद संख्यावाची होना ही होना चाहिए और दूसरा पद प्रधान होगा, वो उससे नहीं इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये है कि संख्यावाची होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, लेकिन जो ये चौराहा है, ये चौराहा कोई तीसरा अर्थ ना दे। चौराहे का मतलब चौराहा ही होना चाहिए, दोपहर का मतलब दोपहर ही होना चाहिए, दोपहर का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरी मीनिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, अगर दूसरी मीनिंग होगी तो बहुब्रीहि में हो जाएगा। इसमें द्विगु में दूसरी मीनिंग नहीं आनी चाहिए, यानी तीसरा अर्थ नहीं ये देगा, ठीक है। जैसे दुपट्टा हो गया, नवग्रह होगा, तो नवग्रह मतलब नवग्रह ही होता है, ठीक। इसी तरह जैसे दशानन हो गया। अब आप एक और आपको यहाँ पे देता हूं मैं एग्जाम्पल, दशानन, जो दशानन है तो 10 मुंह, 10 मुंह, 10 मुंह वाला है ना, तो इसमें आप कहोगे कि सर ये तो 10 आ गया, तो 10 तो संख्यावाची है और इसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास लगा देंगे। नहीं, अगर ये दशानन है, दशानन कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, दशानन मतलब होता है रावण, ठीक है, क्या होता है, रावण होता है। और जब दशानन मतलब रावण हो गया, ये तीसरा अर्थ तो दे दिया, तो दशानन का हमारा ये किस में चले जाएगा, बहुब्रीहि समास में चले जाएगा, ठीक है। सिंपल सा द्विगु समास में एक ही चीज है कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन ये जो दोपहर है, चौराहा है, दुपट्टा है, नवग्रह, ये सारे शब्द कोई तीसरा अर्थ ना दे, ठीक है। अगर तीसरा अर्थ जो शब्द दे रहा है वो बहुब्रीहि में होगा और द्विगु में तीसरा अर्थ नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसका जब मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, और सारे आपको सब एग्जाम्पल मैं दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमारा तीसरा आ जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह समास अपना अर्थ छोड़कर के कोई तीसरा अर्थ या पर्यायवाची धारण कर लेता है, ठीक है। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास अभी हमने पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और तीसरा अर्थ नहीं धारण करता है, लेकिन जो ये बहुब्रीहि समास है इसमें क्या होता है, इसमें तीसरा अर्थ धारण करेगा। जैसे चतुरानन लिखा हुआ है, तो ये जो चतुरानन है, ये जो शब्द है, ये इसका कहीं ना कहीं दूसरा तीसरा मीनिंग होगा, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, यानी चतुरानन, यानी इसमें मीनिंग नहीं आपका निकल सकता है चतुरानन में। ये चतुरानन मतलब हुआ 4 आंखों वाला, ठीक है। अगर 4 आंखों वाले तक ही सीमित रह जाता तो ठीक रहता, लेकिन बहुब्रीहि की पहचान है चतुरानन में 4 आंखों वाला, और 4 आंखों वाला किसको बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा चतुरानन, तीसरा अर्थ क्या दिया, भगवान ब्रह्मा के बारे में बता रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है, तो चतुरानन शब्द हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। ये नहीं कि चतुरानन में 4 आ रहा है तो आप क्या लगा देंगे, द्विगु समास। नहीं, अगर द्विगु समास, ये बहुब्रीहि समास नहीं है, तब तो आप द्विगु समास के साथ जाएंगे, वरना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि बहुब्रीहि समास ही लगाएंगे चतुरानन में। क्यों, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहा है।
द्विगु समास में तीसरा अर्थ नहीं देगा। और देखिए दशानन, दशानन मतलब क्या होता है? रावण। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं, यानी 10 भुजाओं वाला, तो इसको 10 सिर वाला, तो इसको रावण कहते हैं। ये भी तीसरा अर्थ दिया कि नहीं दिया? ऐसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 आंखों वाला, 3 आंखों वाले कौन है? भगवान शिव है, तो भगवान शिव ये तीसरा अर्थ दे रहा है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज भी क्या है? 4 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले कौन है? भगवान विष्णु, तो भगवान जो विष्णु है उनको चतुर्भुज कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई तीसरा अर्थ देता है कोई शब्द तो हमारा वो बहुब्रीही समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और एक चीज इसमें याद करने का एक सिंपल तरीका है कि ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी शब्द है पर्यायवाची तो आप वहां पे बहुब्रीही समास लगा देंगे। जैसे चतुरानन, अब चतुरानन का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान ब्रह्मा। दशानन, दशानन का पर्यायवाची रावण होगा। त्रिनेत्र का पर्यायवाची भगवान विष्णु होंगे। चतुर्भुज के पर्यायवाची भगवान विष्णु होंगे, सॉरी त्रिनेत्र के भगवान शिव होंगे। तो ये क्या है? इन सब का ये क्या है? पर्यायवाची है। जहां पे भी पर्यायवाची आएगा वो बहुब्रीही समास आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पीतांबर, ठीक है, नीलकंठ, लंबोदर, ये सारे क्या है? ये सब बहुब्रीही के आपके उदाहरण है। और देखिए 31, 61, 21, ये सारे के सारे बहुब्रीही होंगे। अगर ऑप्शन में बाय चांस जैसे 31 आपका एग्जाम में आ गया, आपको अगर ऑप्शन में दे रहा है कि कहीं पे बहुब्रीही समास है, यदि बहुब्रीही नहीं दिया हो तो द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व नहीं होगा दोस्तों, द्विगु हो जाएगा। यदि आपका बहुब्रीही दिया है और 31, 21, 61 इस तरह के नंबर अगर आ रहे हैं तो आप तो सबसे पहले बहुब्रीही पे जाएंगे। लेकिन अगर बहुब्रीही नहीं दिया है तो आपका वहां पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें चौथा हमारा आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तो और ज्यादा आसान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिए यहां पे कर्मधारय, इस समास में एक पद, देखिए इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। सबसे सिंपल चीज इसमें आपको याद रखना है कि कर्मधारय जो समास हमारा है, एक मिनट, देखिए जो हमारा कर्मधारय समास है इसमें एक चीज याद रखना है कि ये विशेषण होते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी किसी की विशेषता बताई जाती हो, वो हमारा इसमें यही ट्रिक है कि जहां कहीं भी, ये आप ट्रिक एक हिसाब से मान लीजिए कि जहां कहीं भी किसी शब्द की आपको विशेषता बतलाई जा रही है, विशेषण के बारे में बताया जा रहा है, विशेषण की भाव प्रकट हो रही है, तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें देखिए अगर पूछेगा कि पहला पद क्या होता है तो इसमें अ प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद क्या होता है? अ प्रधान होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है? पहला हमारा है पीतांबर, पहला हमारा इसमें है पीतांबर, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? कर्मधारय का। पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? पीला है। तो पीला क्या होगा? किसी की विशेषता ही तो बता रहे हैं, तो ये पीला क्या हो जाएगा? कर्मधारय में चले आएगा, ठीक है। ऐसे ही महादेव यानी महान है, महान है जो देव, ठीक है। तो महान है जो देव, देव कैसे है? महान है। तो महान शब्द क्या है? ये देव की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और जहां पे विशेषता बताई जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा और प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाइए अच्छे से। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उसके बाद आप 10-15 दिन में देखिए कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया नीलकंठ। कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला है, ठीक है। तो ये कंठ कैसा है? नीला है। नीला क्या है? नीला कंठ का विशेषता बता रहा है ना। तो जहां पे भी विशेषता बताएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नील गाय, गाय कैसी है? गाय हमारी नीली है। तो नीली हमारा, नीला या नीली क्या हो गया? यह हमारा विशेषता बता रहा है ना। अगर विशेषता बता रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी कहीं पे भी अगर विशेषण आए या किसी शब्द की विशेषता बतलाई जाए तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। वैसे ही आप लास्ट देख लीजिए महात्मा, यानी महात्मा महान है जो आत्मा, ठीक। महान है जो आत्मा,
यानी आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा कैसी है, महान है। अगर महान है आत्मा, यानी आत्मा की ये महानता है, तो ये क्या हो गया, ये विशेषण ही तो हुआ, उसकी विशेषता तो बता रहा है। तो अगर विशेषण आता है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा आता है अव्ययी भाव समास। ये सबसे आसान है, ये तो बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट देखिए और तुरंत के तुरंत आपके ये अभी हल कर दे रहा हूं मैं। देखिए, इसमें पहला पद होता है अव्ययवाची होता है। पहला पद हमारा क्या होगा, अव्ययवाची होगा। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अव्यय भाव समास में पहला शब्द जो होगा, पहला पद होगा वो अव्ययवाची होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि अव्यय भाव में क्या आता है, उपसर्ग लगता है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा शब्द जिसको 2 भागों में तोड़ो और आगे अगर उपसर्ग आ रहा है तो वो अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज, इसमें संयोजक चिन्ह भी आता है। एक द्वंद्व समास था जिसमें संयोजक चिन्ह आता था, लेकिन द्वंद्व में क्या था कि दोनों पद आपस में बराबर नहीं होते थे, समान नहीं होते थे, वो विलोम होते थे। लेकिन अव्यय भाव में संयोजक तो आएगा, लेकिन शब्द क्या रहेंगे, दोनों पद समान एकदम रहेंगे। जैसे देखिए, ये संयोजक आ रहा है, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा अव्यय भाव समास में आएगा। कैसे, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे, एक ही शब्द, धीरे ये भी है, धीरे ये भी है, तो जो सेम शब्द रहेगा और संयोजक चिन्ह आएगा, एकदम समान शब्द रहेगा, दोनों पद समान रहेंगे, तो हमारा अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, बार बार, दोनों पद बार बार लिखे हुए हैं ना, बार बार, और संयोजक लगा हुआ है, तो ये भी हमारा अव्यय भाव हो जाएगा। कभी कभी ये भी हमारा अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि कभी कभी तो ये विलोम नहीं है, आपस में विलोम नहीं है, संयोजक तो लगा हुआ है। अगर यहीं पे ये धीरे तेज, तो संयोजक लगता है धीरे और तेज, तो हमारा वही किस में चला जाता है, द्वंद्व समास में। लेकिन धीरे धीरे है, धीरे धीरे एक ही शब्द है, बार बार एक ही शब्द है, कभी कभी एक ही शब्द है, सिर्फ संयोजक लगा हुआ है और दोनों पद एकदम समान है, तो इसको हम अव्यय भाव समास की श्रेणी में रखते हैं। इसी के साथ इसमें पहला शब्द क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है, अव्ययवाची होता है। और दूसरी चीज, किसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है, यानी किसी के साथ भी अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अव्यय भाव समास हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, आपका यथाशक्ति लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ोगे तो आपका हो जाएगा यथा धन शक्ति, यानी शक्ति तो शब्द है, इसके पहले यथा क्या आ गया, यथा हमारा उपसर्ग आ गया, यानी यथाशक्ति में यथा उपसर्ग आ गया। और कहीं पे भी अगर आपका उपसर्ग आ रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र में भी क्या है, यथा, इसको अगर तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यथा शीघ्र। तो शीघ्र तो हमारा एक शब्द हो गया, लेकिन इसके पहले यथा लगा हुआ, यथा हमारा क्या है, यथा हमारा उपसर्ग है, और कहीं पे भी अगर उपसर्ग आ रहा है तो वहां पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ प्रतिमाह, जो प्रतिमाह है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रति धन माह, यानी माह हमारा तो शब्द हो गया, लेकिन इसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है। कैसा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति, तो ये जो हमारा प्रति हो गया, यही हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये शब्द हमारा किस में आ जाएगा, अव्यय भाव समास में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पे भी अगर कारक आ रहा है, अगर कहीं पे कारक आ रहा है, कारक का लोप हो रहा है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर कहीं पे भी कारक का लोप हो रहा है या कारक से संबंधित चिन्ह आ रहे हैं या उसको संधि विच्छेद करने पे कारक आ रहा है बीच में, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। इसका ये ट्रिक है। ठीक है, इसका यही ट्रिक है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, इसमें पहला पद होता है वो सहायक होता है और बाद का पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद सहायक, बाद का पद प्रधान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें बीच में तोड़ने पर शब्द को कारक आएगा। ठीक है, कारक आता है तो तत्पुरुष समास में हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई शब्द लिखा है राजपूत, तो राजपूत लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, राजा का पुत्र। राजपूत यानी राजा का पुत्र, यही तो हुआ। जो का बीच में आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कारक है। का, की, के, नानी, ने, रारी, रे संबंध में आता है। ठीक है, संबंध कारक में आता है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज,
राजरानी, राजरानी, राजरानी को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा की रानी। और जो राजा की रानी है इसमें भी की आया, तो ये भी संबंध आया कि नहीं आया? संबंध कारक आया। का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अगर ये शब्द बीच में आते हैं तो ये क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। तो ये इसमें भी कारक आता है, और इसमें कारक आया तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, रोगग्रस्त। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। क्या आ गया? रोग से ग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त हो गया। रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त को हम तोड़ेंगे तो रोग से ग्रस्त। अब रोग से ग्रस्त में ये देखिए क्या आया है? से शब्द आया। से हमारा क्या है? कारक है। किसका? करण कारक है। करण में ही से आता है, तो कारक आ गया। कोई भी कारक आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। इसमें हमारा आ जाता है तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्या? तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं यहां पे हम जानेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, एक नई तत्पुरुष होता है, एक प्रादित समास तत्पुरुष होता है, एक अलुक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नई तत्पुरुष समास, प्रादित समास और अलुक तत्पुरुष समास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ये नई तत्पुरुष है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिनके प्रारंभ में आ या अन उपसर्ग आए तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर नई तत्पुरुष है तो इसमें उपसर्ग आएगा, आ या अन। आ या अन उपसर्ग आता है तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम नई तत्पुरुष कहेंगे। जैसे अनदेखा, अनदेखा। अनदेखा में क्या है? जो अन है यही तो उपसर्ग है। जो अन आ गया, अन आएगा तो ये नई तत्पुरुष हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अनबोला, अनबोला, तो अनबोला में फिर से आ गया, अन आ गया, या आए या अन आए तो हमारा नई तत्पुरुष में हो जाएगा। तो ये नई तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दूसरा हमारा देख लीजिए, जैसे होता है अशुद्ध। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अशुद्ध। अशुद्ध में आ गया, अब जब आ गया तो ये नई तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ दोस्तों। और देखिए, प्रादि समास हमारा आ गया। प्रादि समास, प्रादि समास में क्या आ जाएगा? नई में आ और अन आ रहा था, आ और अन आ रहा था, और प्रादि में हमारा क्या आएगा? प्रादि में प्रा आएगा। ठीक है, प्रादि हमें हमारा प्रा आएगा। क्या आएगा? प्रा आएगा। यानी कोई भी समास है, देखिए कोई भी शब्द आप ले लीजिए, प्रमाण, प्रमाण ले लिए, प्रमाण में हमारा प्रा आ गया तो प्रा जो है वो प्रादि समास हो गया। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए प्रचलित, दूसरा हमारा आ गया प्रचलित। प्रचलित, प्रचलित में उपसर्ग क्या है? प्रा है। प्रा आ गया तो प्रादि समास हो गया। उसके बाद प्रचार, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। प्रचार, प्रचार में प्रा आ गया, प्रा उपसर्ग आ गया, अब प्रा उपसर्ग आ गया तो प्रादि समास हो जाएगा। ऐसे ही आपका अलुक तत्पुरुष होता है। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये मत पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार इसमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल से, मेरे ख्याल से तो आज तक नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, और हमें बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा क्या चैनल है, ये आपका है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। और बाकी हिंदी की क्लास जितनी भी हुई है इससे पहले, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसमें सीडीपी की भी क्लास चल रही है, ईवीएस की भी क्लास चल रही है, डेली एक एक क्लास आपको अपलोड की जा रही है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और रेगुलर क्लास चल रही है, आप अगर यूपी टेट, सी टेट, कांस्टेबल या फिर एमपी टेट कोई भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ज़्यादातर कांस्टेबल वालों के लिए है, यूपी टेट वालों के लिए भी है। और देखिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए यानिस एकेडमी। हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यानिस एकेडमी भूल मत जाना, यानिस एकेडमी। देखिए, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।